तो कल हमने एक्सप्लोजिव एनर्जी के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे उनको समझा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है जो बने और किस तरह के अपकमिंग ईयर्स में अगर बनने चाहे या बनाना चाहा एग्जामिनर तो बना सकता है। आज समझेंगे मल्टी रो डिले पैटर्न इन सरफेस ब्लास्ट। सरफेस ब्लास्ट के अंदर में डिले पैटर्न या ब्लास्ट पैटर्न कैसा होता है ये आज के क्लास में समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। कुछ नए डायग्राम में दे देता है और ऑप्शन दे देता है कि किस टाइप का ये बेसिकली डिले पैटर्न है। उन 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में रखा भी हूँ जो आपको लास्ट में सॉल्व करना है। तो पहले तो समझते हैं, आपने जो बताया जा रहा है वो भी ध्यान देना और डायग्राम पे भी एक पैनी नजर रखना, डायग्राम को भी ध्यान से समझना है क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसमें डायग्राम ही दिया हुआ था और आपको आंसर पूछा था जो 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी क्या है, मेन चीजें ब्लास्टिंग का निकल चुका है। अब वो छोटे छोटे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं उन सारे टॉपिक, सब टॉपिक, उन सबको कवर करा जा रहा है। तो मल्टी रो डिले पैटर्न इन सरफेस ब्लास्टिंग, रो डिले पैटर्न या इन लाइन पैटर्न, नाम से ही कैसा बेसिकली इसके अंदर में ब्लास्टिंग होता है आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे वर्क करता है? ऑल होल इन अ सिंगल रो आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, कि एक रो के अंदर में या एक सिंगल रो के अंदर में जितने भी होल है वो सारे के सारे एक साथ फायर होते हैं। जैसे लेट सपोज आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जीरो डिले, ये जो आपको जीरो डिले दिख रहा है मतलब इसमें भी जीरो डिले है, इसमें भी जीरो डिले है, इसमें भी जीरो डिले है, इसमें भी जीरो डिले है। ये जो 5 होल है एक रो के अंदर में वो सारे के सारे एक साथ फायर हो गए। इधर आपको फ्री फेस दिख रहा है, फ्री फेस दिख रहा है। तो बेसिकली जो टूटने का काम होगा, ब्लास्ट का जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फ्री फेस की तरफ ही होता है। ठीक है, ये आपका बर्डन हो गया, ये आपका बर्डन हो गया। तो ये क्लियर हो रहा होगा कि एक लाइन एक साथ फट रहा है। जब ये लाइन टूट जाएगा तो अगला लाइन टूटेगा, उसके बाद अगला लाइन टूटेगा। इन दो रो के बीच हम कॉर्ड रिले दे देते हैं, कॉर्ड रिले दे देते हैं। कॉर्ड रिले क्या होता है ये आपको मैंने ब्लास्टिंग एक्सेसरीज में नहीं बताया था, छूट गया था। चाहे आप कॉर्ड रिले बोलो, कॉर्ड रिले बोलो, या फिर इसी को डेटोनेटिंग रिले या डेटोनेटिंग कॉर्ड रिले भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि डेटोनेटिंग कॉर्ड जो आपको मैंने बताया है, जो एक्सप्लोजिव एक्सेसरीज जब बता रहा था तो उस टाइम पे जो डेटोनेटिंग कॉर्ड आपको बताया था, उस डेटोनेटिंग कॉर्ड के अंदर में कोई भी डिले होता नहीं, वो तो सारे के सारे एक साथ साइमल्टेनियसली पड़ते हैं जहां कहीं भी आपने डेटोनेटिंग कॉर्ड लगा रखा है। लेकिन ये जो दो होल को कनेक्ट करने के लिए लेट सपोज आपने क्या यूज करा, डीसी डेटोनेटिंग कॉर्ड को यूज करा, क्या डेटोनेटिंग कॉर्ड को यूज करा। तो इस डेटोनेटिंग कॉर्ड में भी सरफेस पे डिले क्रिएट करने के लिए हम कॉर्ड रिले को लगा देते हैं। तो ये कॉर्ड रिले जो हम लगा रहे हैं इसका एक फिक्स डिले नंबर होता है या एक फिक्स डिले होता है। मतलब दो रो के बीच डिले क्रिएट करने के लिए हम कॉर्ड रिले का यूज करते हैं, या फिर एक सीक्वेंस में ब्लास्ट करने के लिए हम कॉर्ड रिले का यूज करते हैं। वैसे तो आपको डिले नंबर देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो रो है डिले 1 लगा है तो ये पहले फटेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिटोनेटिंग कॉर्ड है, यहाँ पे जो डिटोनेटिंग कॉर्ड है उसका तो डिले टाइमिंग 0 है। तो वैसे में डिटोनेटिंग कॉर्ड में अगर सिंपल शब्दों में समझो तो डिटोनेटिंग कॉर्ड में या फिर डिटोनेटिंग कॉर्ड के थ्रू जो सरफेस कनेक्शन हम कर रहे हैं ब्लास्टिंग का, उसमें डिले देने का काम ये कॉर्ड रिले करता है। तो इतना सा बात समझ लो, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हम यूज कर सकते हैं दो रो के बीच में डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले या फिर कॉर्ड रिले। पहला लाइन समझ में आया कि सिंगल रो इज फायर्ड साइमल्टेनियसली, एक जो सिंगल रो है वो एक साथ फटेगा, ब्लास्ट होगा। डिले इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन सक्सेसिव रो, कि आप चाहो तो दो सक्सेसिव रो के बीच में चाहो तो क्या लगाई है कि 0 डिले था, उसके बाद वाला जो रो है उसके उसमें हमने क्या करा कि 1 नंबर का डिले डाला, उसके बाद वाले में 2 नंबर का डिले डाला। तो जो डिले है वो इंट्रोड्यूस होगा सक्सेसिव रो में
एक सिंगल रो में जितने भी होल है वो सारे के सारे एक साथ ब्लास्ट होते हैं। इस रो डिले पैटर्न की बात करो तो डिले प्रोग्रेसिव रो वाइज परपेंडिकुलर टू द फेस, कि जो डिले डाल रहे हो, जो डिले आप यूज कर रहे हो, उसे आप कैसे यूज करोगे, प्रोग्रेसिवली यूज करोगे। ये नहीं कि आपने बीच में 2 नंबर यूज कर दिया, उसके बाद में 1 नंबर यूज कर दिया, फिर बीच में 6 नंबर यूज किया, फिर 5 नंबर यूज कर दिया, ऐसा नहीं है। डिले नंबर जो आप डालोगे प्रोग्रेसिवली डालोगे। कैसे सर? कि जो फ्री फेस था, फ्री फेस की तरफ जो पहला 0 डिले था, इंस्टेंटेनियसली जो ब्लास्ट होगा वो फटा, वो क्या करेगा, फ्री फेस की तरफ डिस्प्लेस करेगा मटेरियल को। अब जो 1 नंबर है उसके लिए कौन, वो जो 0 डिले जो फटा वो फ्री फेस बना के देगा, तो आगे स्पेस रहेगा तब ना तोड़ पाएगा। फिर 2 नंबर के लिए जो 1 नंबर और 0 नंबर जो फटा वो स्पेस बना के देगा। तो आपने जो डिले डालना है वो क्या करना है, प्रोग्रेसिव रो वाइज जो भी डालना है डिले नंबर, और वो भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा फेस के। येलो कलर में दिख नहीं रहा है, रेड कलर यूज किया करो। ठीक है संकेत, ठीक है विनो। चल आगे देखो, यूज ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा ना भाई? ठीक है, मैं हट गया हूं, इसीलिए क्या मैं आता हूं ना तो मुझ पर फोकस करने लग जाता है कैमरा, मैं साइड हट गया हूं, कोई नहीं, सब मिलके पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कहां पे यूज करोगे सर आप? जो इनलाइन रो पैटर्न है उसको आप कहां यूज करोगे? सिंपल फॉर सुटेबल फॉर सिंपल बेंच विथ यूनिफॉर्म बर्डन एंड स्पेसिंग, ensures rock is thrown away from the bench face। कि जहां कहीं भी बेंच मतलब तो सब समझ रहे हो, स्पेसिंग बर्डन मतलब भी आप समझ रहे हो कि आपका बेंच सिंपल है, कोई उटपटांग बेंच नहीं है, स्पेसिंग बर्डन आपका यूनिफॉर्म है, कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं है उस पर्टिकुलर बेंच के अंदर में, तो वैसे सिचुएशन में आप इन लाइन रो पैटर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, और इंश्योर्स रॉक इज थ्रोन अवे फ्रॉम द, ये भी आपने पता होना चाहिए, जो रॉक जिस पर आप ब्लास्टिंग कर रहे हो उससे वो रॉक इस तरह का हो कि बेंच फेस से दूर में रॉक को थ्रो करे, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट रॉक का सही सलामत हो रहा हो। ये बेसिकली बताने का मतलब हुआ। फायदे क्या है, सिंपल डिजाइन है, सिंपल टू एग्जीक्यूट है, कोई ज्यादा मेहनत लग नहीं रहा है। आपने क्या करा, सेम टाइप के डिले पैटर्न को एक सिंगल रो के अंदर में डाल दिया, दूसरे रो में आपने सेम डिले डाल दिया, तीसरे रो में सेम डिले डाल दिया, तो आपका ब्लास्ट का डिजाइन आसान है, एग्जीक्यूशन आसान है। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो कहां पे यूजफुल है, कि जहां पे आपके लार्ज एक्सकेवेटर है, बकेट साइज बड़ा है, क्योंकि ये जो काम है ना, जहां पे आपके फ्रेगमेंट जो होंगे वो बड़े बड़े बोल्डर्स क्रिएट करके देंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स क्रिएट करेंगे कि एक साथ एक रो फटेगा। अब जो अगला रो है उसके लिए फ्री फेस बनाने का काम यही करेगा। तो बेसिकली आपके जो ब्लास्ट का रिजल्ट है, फ्रेगमेंट साइज इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कहां पे यूज करोगे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को, कि जहां पे आपके जो बकेट एक्सकेवेटर है, जो एक्सकेवेटर है उसके बकेट अगर बड़े हैं, लार्ज बकेट वाला एक्सकेवेटर है, देन दैट कैन बी यूज्ड। दिक्कत क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो फ्रेगमेंटेशन होगा, जो मक निकलेगा, उसका फ्रेगमेंट साइज बड़ा रहेगा, कोर्सर रहेगा। ठीक है, आप मक पाइल के शेप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मक पाइल के शेप मैंने आपको बताया था कि एक होता है कि मक आप लोगों ने जो पूछा था, और वो मक टूटेगा कैसे, ब्लास्ट प्रोफाइल कैसे बनेगा। लेट्स सपोज ये आपका बेंच है, तो ब्लास्टिंग के बाद में ये जो मक है उसका अलग अलग शेप बनता है, उसके भी बड़े फायदे हैं कि आपको उठाने में मटेरियल को सुविधा होता है। ब्लास्टिंग के बाद में कुछ इस तरह से आपका शेप बन गया, कि हो सकता है आपका ब्लास्टिंग के बाद शेप कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, मतलब फैल गया, या फिर हो सकता है ब्लास्टिंग के बाद आपका जो मक प्रोफाइल है वो पूरा छटक गया दूर दूर तक, कि आपको मटेरियल को इकट्ठा भी करना पड़ रहा है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर ब्लास्ट पैटर्न के अंदर में, कि जो इनलाइन पैटर्न है, वहां पे आप मक प्रोफाइल को अपने हिसाब से नहीं आप अचीव कर सकते, या मक प्रोफाइल के शेप में, कि कैसा मक प्रोफाइल क्रिएट हो कि आपको मक के हैंडलिंग में, या मक के ट्रांसपोर्टेशन में, या मक के लोडिंग में सुविधा हो, वो आपके कंट्रोल में, एज कंपेयर टू बाकी जो डिले पैटर्न है, यहां पे आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मैं सबका सार इन शॉर्ट बोलूं तो ये पर्टिकुलर जो इन रो पैटर्न है, ठीक है, कौन सा पैटर्न है सर, ये जो इन रो पैटर्न है,
या रो डिले पैटर्न है, इनलाइन पैटर्न या रो डिले पैटर्न है, इसको अगर मैं समराइज करूं तो फ्रेगमेंटेशन डिपेंड ऑन बर्डन एंड डिले। इन रो डिले बर्डन रिलीफ इज delayed leading to coarser fragmentation compared to staggered and diagonal pattern। कि यहां पे जो फ्रेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो आपके बर्डन पे डिपेंड करेगा और फिर डिले पे पैटर्न करेगा, कौन सा डिले आप यूज कर रहे हो और डिले का डिफरेंस कितना है, कि 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 करा, दैट इज ओके इनफ। बट आपके पास अगर बीच का डिले नहीं है, प्रॉब्लम कर सक रहा है, तो डिले पे डिपेंड करेगा, बर्डन पे डिपेंड करेगा कितना बर्डन है, ठीक है, जो अगला रो है उसके लिए कितना बर्डन है उस पर। दूसरा, जो इन रो डिले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जहां अगर बर्डन रिलीफ डिले हुआ, बर्डन रिलीफ डिले हुआ, जो कि पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक साथ पूरा रो फटेगा देन फिर अगला फटेगा, तो अगर अगले वाले के लिए प्रॉपर जो बर्डन है उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिला, फ्री फेस नहीं मिला, तो वो जो फ्री फेस नहीं मिलेगा वो रॉक को सही से टूटने नहीं देगा। रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि कोर्सर फ्रेगमेंटेशन होगा, जो आपका मक बनेगा वो कोर्सर साइज का, बड़े साइज का बनेगा, अगर हम कंपेयर करें स्टैगर्ड पैटर्न या डायगोनल पैटर्न का। क्लियर है जी बात? मेन रीजन क्या है कि कोर्सर बनने का, ये कि बर्डन रिलीफ जो है नेक्स्ट रो के लिए वो नहीं हो पाता है या डिलेड हो जाता है इन रो डिले में, तो इसलिए बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो कोर्सर होता है। अगला है मॉडिफाइड रो पैटर्न। समझ में आया? सर ये सीरीज और पैरेलल होता है क्या? सीरीज पैरेलल वाला अलग कॉन्सेप्ट है भाई, उसको मैं बताऊंगा अलग से, है ना। अभी मैं सिर्फ फिलहाल डिले नंबर्स को कैसे डाल रहे हैं या ब्लास्ट पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो सब में होगा कि आप चाहे तो मॉडिफाइड में यूज कर लो, चाहे और कहीं यूज कर लो, करंट देने का काम हुआ। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि भाई जो डेटोनेटर यूज हो रहा है उसके डिले नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिले सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ब्लास्ट डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए फिलहाल, ठीक है। तो अगला जो है, मतलब ध्यान से समझते हुए चलिए क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कि पिछला वाला पैटर्न और अगले पैटर्न में क्या डिफरेंस आ रहा है, पिछले वाले पैटर्न के कंपैरिजन में अगले पैटर्न में क्या बेनिफिट मिलेगा। आप थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे तो मेरे बोले बगैर भी आप चीजों को समझ पाओगे, डायग्राम से भी और जो कंटेंट लिखा है उससे भी। तो पिछले वाले में हमने क्या देखा था सर, कि एक लाइन एक साथ फट रहा था, एक लाइन एक साथ फट रहा था। फायदा क्या था कि आपको कनेक्शन करने में फायदा था, ब्लास्ट डिजाइन आसान था, एग्जीक्यूशन आसान था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था सर, कि कोर्सर लंप क्रिएट हो रहा था, लंप जो है बड़े क्रिएट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट सक्सेसिव रो है उसके लिए बर्डन रिलीफ नहीं मिल रहा था, फ्री फेस सही से नहीं बन पा रहा था, वो एक प्रॉब्लम हो रहा था, बर्डन रिलीफ में डिले हो रहा था, ये एक प्रॉब्लम हो रहा था पिछले वाले में। एक और प्रॉब्लम पिछले वाले में लिखना उसमें भूल गया, अभी के लिए समझ लो कि सारे रो, मतलब एक रो के अंदर में जितने भी होल थे वो सारे एक साथ फट रहे थे, मतलब जो साइड था बेंच का वहां पे ओवर ब्रेक होने का खतरा था, ओवर ब्रेक होने का खतरा था, ग्राउंड वाइब्रेशन कंपेयर टू दिस स्टैगर्ड पैटर्न ज्यादा होता, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे रो, एक रो के सारे होल फट रहे थे। बट अगर हम उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो ये भी इनलाइन पैटर्न है लेकिन मॉडिफाइड रो पैटर्न है। क्या करा इसमें हमने, वही सिमिलर पैटर्न में कि सामने फ्री फेस था, 0 नंबर का डिले हमने एक साथ लगा दिया, क्या टोटल 6 होल था एक रो में, तो 4 होल में हमने बीच वालों में क्या लगा दिया, 0 नंबर का डिले लगा दिया। अब जो लास्ट के होल है साइड वाले दोनों तरफ से, उसमें हमने 1 नंबर लगा दिया। तो अगर आप ब्लास्ट को समझोगे, आप लोग वीडियो भी देख लीजिएगा प्लीज, मैं लेके नहीं आया हूं क्योंकि आप सभी स्मार्ट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के जमाने में आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर में ये जो 0 वाला था वो पहले फटा, देन कौन सा फटेगा, 1 वाला फटेगा। तो आप समझिएगा कि जब ये 0 वाला फटा तो इसके लिए सिर्फ सामने फ्री फेस था, डिस्प्लेसमेंट किधर करता, सामने करता। ये जो दिख रहा है आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है भाई,
इलेक्ट्रिक ड्यूटी मैंने आपको बताया था कि जो डीएफ से आप कनेक्शन तो कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का जरूरत पड़ता है। सेफ साइड के लिए सरफेस ब्लास्टिंग में 2 डिटोनेटर यूज कर लेते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से करंट दिए कहां से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिए कहां से, एक्सप्लोडर से। ठीक है, तो ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। ये जो एक्सप्लोजन हुआ 0 नंबर के डिले वाले होल को पहले ब्लास्ट किया। ये जो ब्लास्ट हुआ उसने इनिशिएट करा 1 नंबर वाले को, 1 नंबर वाले ने फिर ये 1 नंबर वाला एक साथ। ठीक है, तो देखो अगला देखो, 0 वाला पहले फटा सर, देन फिर अगला कौन सा फटेगा, ये 1 नंबर, 1 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा कि 0 वाले के लिए सिर्फ फ्रंट में फ्री फेस था, और जब 1 नंबर फटेगा ना तो इसके लिए 2 साइड फ्री फेस रहेगा। फ्रंट में भी रहेगा, सॉरी नीचे नहीं ऊपर में, फ्रंट में भी फ्री फेस रहेगा और साइड में भी फ्री फेस रहेगा। इधर भी फ्रंट में भी फ्री फेस रहेगा, साइड में भी फ्री फेस रहेगा, क्योंकि ये 0 नंबर वाला आपको क्या तोड़ के फ्री फेस क्रिएट करके एक बर्डन रिलीफ दे चुका है। तो फ्रंट साइड दोनों में जब ज्यादा फ्री फेस अवेलेबल है तो ऐसा सिचुएशन में ग्राउंड वाइब्रेशन कम जनरेट होगा कंपेयर टू पिछला वाला केस। ग्राउंड वाइब्रेशन कम जनरेट होगा, टूटने के लिए आप प्रॉपर स्पेस दे रहे हो तो आसानी से टूटेगा। ठीक है, और फिर फ्रेगमेंटेशन कंपेयर टू प्रीवियस केस बेटर होगा। दूसरा एक मैं आपको बता रहा था कि साइड में ओवरब्रेक का खतरा था, एक पूरा लाइन फट रहा था तो ओवरब्रेक का खतरा था। यहां पे ओवरब्रेक की चांसेस कंपेयर टू प्रीवियस केस कम होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 1 नंबर को टूटने के लिए आप प्रॉपर स्पेस दे रहे हो तो पीछे क्यों ट्राई करेगा तोड़ने का, वो सामने ही ट्राई करेगा ना, इधर फ्रंट में ट्राई करेगा, लेफ्ट में ट्राई करेगा, राइट में ट्राई करेगा। तो ओवरब्रेक के चांसेस कंपेयर टू प्रीवियस केस इसमें कम होगा। तो ये आपको डायग्राम देख के समझ में आता है। अगर मैं बाकी सीक्वेंस को भी इसमें समझना चाहूं, देखना चाहूं, तो आप देख सकते हो 0 पहले फटा, ब्लड तो नहीं हो रहा ना यार, ठीक है, 0 पहले फटा, देन 1 नंबर फटा, फिर 2 नंबर वाला फटा, फिर 3 नंबर वाला फटा, देन लास्ट में 4 नंबर वाला फटा। तो ये बेसिकली आपका ब्लास्ट सीक्वेंस, ब्लास्ट पैटर्न हुआ। ठीक है भाई साहब। सर एक डाउट था, 0 डिले वाला एक्सप्लोड होगा तो एक का कनेक्शन कट जाएगा, नहीं कटेगा रे भाई, इतना टाइम नहीं रहता है कि कट जाए। ठीक है, और इससे मुझे कंफ्यूजन है, क्या करते हैं 0 वाला एक्सप्लोड भी हो जाता है और एक डिले वाले को एक्सप्लोड होने के लिए शॉक वेव या करंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल, हाँ ठीक है। तो जय इतना टाइम नहीं होता है भाई, मिली सेकेंड में होता है। 0 तो आपका इंस्टेंटेनियस टाइप का हुआ, 0 तो इंस्टेंटेनियस टाइप का हुआ, और जो 1 नंबर है अगर शॉर्ट डिले डेटोनेटर है तो कुछ कंपनी 300 के, मैंने बता रखा है सारा चीज। अगर शॉर्ट डिले डेटोनेटर, और एक होता है लॉन्ग डिले डेटोनेटर। लॉन्ग डिले डेटोनेटर मतलब हाफ सेकंड डिले डेटोनेटर जो बोलते हैं, अगर है तो कुछ कंपनी 300 मिली सेकंड का बनाता है, 300 ms का बनाता है। तो 1 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, 300 ms का होगा। ये जो होगा वो कितना होगा, 600 ms का होगा, ms का होगा। मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में, मतलब 1 सेकंड के 1/3 भाग में 1 नंबर फट जाता है। ठीक है, और ये तो बात हुआ लॉन्ग डिले का। शॉर्ट डिले हुआ, वैसे सरफेस में आप इलेक्ट्रिक डिले क्या नॉन इलेक्ट्रिक डिले यूज करोगे तो शॉर्ट डिले भी रहेगा। तो शॉर्ट डिले वाले केस में तो क्या रहता है, 30 के मल्टीपल्स में, 25 के मल्टीपल्स में रहता है। तो एक जो फटेगा 25 मिली सेकेंड में फटेगा, अगला जो फटेगा 50 मिली सेकेंड में फटेगा। तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो कनेक्शन वगैरह कट जाए। हाँ, डिले नंबर ज्यादा के बीच में गैप ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने क्या करा, 1 नंबर के बाद में सीधा यहाँ पे 10 नंबर यूज कर लिया, 10 नंबर यूज कर लिया, फिर भी चांस कम है कि कट जाए या मिस फायर हो जाए, बट यहां पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आप कंसेक्यूटिव डिले यूज कर रहे तो मिस फायर के चांस नहीं होंगे। ठीक है, आगे समझो, क्लियर है? अच्छा है, डाउट आ रहा है, क्लियर करते चलो। और आप थोड़ा सा यूट्यूब में ब्लास्टिंग के कुछ वीडियोस देख लेना। वैसे मुझे लाना चाहिए था वीडियो, आपको दिखाना चाहिए था और वीडियो से समझाना चाहिए था कि अगर यूट्यूब में अवेलेबल है तो। इन कोई नहीं, आप पे मुझे भरोसा है कि आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ किस तरह ब्लास्टिंग होता है, तो आप खुद से भी जाकर ट्राई करके देखोगे यूट्यूब में वीडियोस, और देख करके आपको समझ में आ गया, अच्छा सर ने बताया था इनलाइन पैटर्न, ये एक साथ सारे रो फटे, ये इनलाइन पैटर्न का है, ये वाला मॉडिफाइड रो पैटर्न का, वो आपको वीडियो में दिखेगा। ठीक है, कौन सा स्टैगर्ड पैटर्न का है, कौन सा वी पैटर्न का है, वो सारे दिखेगा। तो थोड़ा सा वीडियो में एक्सप्लोर कीजिएगा ब्लास्टिंग के, ओपन कास्ट के। चलो अब समझते हैं, सिमिलर टू रो डिले बट कॉर्नर होल्स ऑफ नेक्स्ट रो आर फायर्ड विथ करंट रो। कि ये जो मॉडिफाइड रो पैटर्न है
वो सेम है, सिमिलर है, किसके तरह, रो डिले की तरह। लेकिन जो कॉर्नर वाला होल है, जो मैंने आपको बताया, वो जो कॉर्नर वाला होल है नेक्स्ट रो का, वो करंट रो के होल के साथ फटेगा। ठीक है, फायदा क्या हुआ कि 0 नंबर का डिले तो पहले फटा, उसके लिए फ्रंट में ही फ्री फेस था, वन साइडेड फ्री फेस था, एक ही फ्री फेस था। लेकिन जब 1 नंबर का डिले फटा तो उसके लिए 2 साइड फ्री फेस अवेलेबल था, तो वो बैक ब्रेक नहीं मारेगा, फ्रेगमेंट साइज कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर होगा। फायरिंग प्रोग्रेस इन जिगजैग फैशन, रिड्यूसिंग कन्फाइनमेंट एट एज। ठीक है, ये जो फायरिंग होगा वो एक लाइन में ना होके जिगजैग पैटर्न में हो रहा है। इससे क्या होगा कि एज पे जो कन्फाइनमेंट था पिछले वाले केस में, वो कन्फाइनमेंट नहीं रहेगा, एक प्रॉपर प्रीफेस, प्रॉपर जगह, प्रॉपर बर्डन रिलीफ रहेगा। क्लियर है जी बात? आगे समझो कहां पे यूज करेंगे। फिर वही बात कि जो मैं आपको बता रहा था, एक सिंपल सा बात कि कहां पे आप रो डिले पैटर्न की जगह में मॉडिफाइड डिले पैटर्न यूज करोगे, कि जहां पे आपको कॉर्नर ओवर ब्रेक या साइड ब्रेक को मिनिमाइज करना है। ठीक है, कहां पे यूटिलाइज करोगे सर, कि आपको स्लोप वगैरह का स्टेबिलिटी देखना है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखना है, कि जहां पे भाई आपको रोकना है कि ओवर ब्रेक ना हो जाए, साइड ब्रेक ना हो जाए, या स्ट्रक्चर पे ग्राउंड वाइब्रेशन ट्रांसफर ना हो। ऐसे सिचुएशन में हम इस मॉडिफाइड डिले पैटर्न को यूज करेंगे। फायदा और क्या है कि बेटर फ्री फेस एक्सपोजर एट कॉर्नर, कि जो कॉर्नर के होल थे उसको बेटर फ्री फेस मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस केस, और इंप्रूव फ्रेगमेंटेशन एंड एज स्टेबिलिटी, कि प्रीवियस वाले केस में जहां पे आपको बर्डन रिलीफ नहीं मिल रहा था, जिसके चलते आपके कोर्सर फ्रेगमेंटेशन आ रहे थे, तो यहां पे जहां पे बर्डन रिलीफ मिल गया तो आपको क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन बेटर मिलेगा। ठीक है, दिक्कत क्या है इसके साथ, दिक्कत है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसको डिजाइन करना कंपेयर टू प्रीवियस केस थोड़ा सा टफ है, कि आपको डिले नंबर को ध्यान से रखना पड़ेगा, ब्लास्टिंग सीक्वेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, गलती करेंगे तो मिसफायर होने का डर रहेगा, तो सिंपल नहीं है पिछले केस की तरह। तो अगर मैं इसको वापस से इन शॉर्ट कुछ लाइंस में समराइज करना चाहूं तो क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि मॉडिफाइड रो पैटर्न्स इंप्रूव बर्डन रिलीफ, कि इंप्रोवाइज्ड रो पैटर्न या मॉडिफाइड रो पैटर्न वाले केस में आपको बर्डन रिलीफ बेटर मिल जा रहा है, कहां पे, बाउंड्रीज पे। ठीक है, जिससे कि ओवर ब्रेक और साइड डैमेज को आप रिड्यूस कर पा रहे हो। सुटेबल इन इरेगुलर बेंच, कि जहां पे इरेगुलर बेंच है, बेंच टेढ़ा मेढ़ा है, प्रॉपर शेप में नहीं है, वैसे सिचुएशन में आप इस पर्टिकुलर ब्लास्ट डिजाइन को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें होल ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं होता, होल ट्रायंगुलर फॉर्म में भाई, होल सर्कुलर फॉर्म में न रहेगा। कॉर्ड रिले सिर्फ साइड में यूज होता है, नहीं बीच में भी यूज हो सकता है अर्जुन। आप कॉर्ड रिले का बस इतना समझ लो कि जहां कहीं भी आपको डेटोनेटिंग कॉर्ड के बीच में डिले क्रिएट करके देना है तो आप कॉर्ड रिले यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो सरफेस में अगर आपको क्या करके देना है, अगर एक्स्ट्रा डिले क्या करना है, अचीव करना है, या सरफेस में डिले देना है, डेटोनेटिंग कॉर्ड के बीच में डिले देना है, तो आप कॉर्ड रिले यूज करो, कॉर्ड रिले, हाँ कॉर्ड रिले यूज करोगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं डायगोनल पैटर्न। ये आपके एग्जाम में ये टर्म यूज हुआ था, मतलब पूछा तो नहीं गया था, राइट आंसर ये नहीं था लेकिन यूज हुआ था। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए कि डायगोनल पैटर्न या इसी को एक्लॉन डिले पैटर्न भी बोल देते हैं। तो डायगोनल पैटर्न या एक्लॉन डिले पैटर्न, तो पिछला हमने जो समझा उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कहां पे अच्छा है सर, कि जहां पे आपको 2 फ्री फेस मिल रहा है, कि आपके पर्टिकुलर ब्लास्ट को तोड़ने के लिए 2 फ्री फेस मिल रहा है, होल को मटेरियल माल तोड़ने के लिए 2 फ्री फेस मिल रहा है, वहां के लिए डायगोनल पैटर्न इज गुड। अब अगर मैं इसके ब्लास्ट को समझूं, ठीक है, चलो रेडी दिखता है बोल रहे हो, तो देखो
ये 0 नंबर का डिले था, ये पहले फटेगा, उसके बाद में 1 नंबर फटा, फिर जो फ्री फेज बना उसमें 1 नंबर फटा, फिर जो फ्री फेज बना उसमें 2 नंबर फटा, फिर जो फ्री फेज बना उसमें 3 नंबर फटा, फिर जो फ्री फेज बना उसमें 4 नंबर फटा। कुछ इस तरह से आपका साइड में जो भी डायगोनल पैटर्न में जो भी डायगोनली जो है आपका रो फट रहा है, एक सिंगल रो एक साथ फट रहा है लेकिन डायगोनली फट रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फ्री फेज जरूरी नहीं इधर ही हो, फ्री फेज इधर भी हो सकता है ना, कि इधर और इधर हुआ तो डायगोनल आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अगर फ्री फेस इधर और इधर रहा तो डायगोनल आप इस तरह से बना देंगे, फ्री फेस आपके इधर रहा तो डायगोनल आप इस तरह से बना देंगे। समझ में आ रहा है? कहीं भी हो सकता है ना यार, चारों साइड में कोई भी दो साइड हो सकता, 2 कॉर्नर हो सकता है, तो उस हिसाब से आप डायगोनल बना देंगे। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसा चाहे वैसा आप ब्लास्ट डिजाइन कर सकते हो। पहली बात, कहां पे इससे फायदा मिलेगा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है, लेट्स सपोज ये बेंच का ही एक प्रोफाइल है जहां पे साइड में भी फ्री फेस था, इधर भी फ्री फेस था, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में जहां पे एक होल को ब्लास्ट करने के लिए ज्यादा फ्री फेस मिल रहा है, तो जो ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था पिछले दोनों केस में, उसके कंपैरिजन में यहां पे ग्राउंड वाइब्रेशन कम क्रिएट होगा, फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा, बर्डन रिलीफ अच्छा है, फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा। पीछे में विलेज वगैरह है तो ग्राउंड वाइब्रेशन से जहां रिलीफ मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जहां पीछे में गांव है या कोई स्ट्रक्चर वगैरह है, तो वहां पर भी ये डायगोनल पैटर्न बड़े काम के हो सकता है। अब एक एक करके समझते हैं। फायरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉर्नर एंड प्रोसीड डायगोनली अक्रॉस रो एंड कॉलम। कि फायरिंग जो होता है वो किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है, वो कॉर्नर कौन सा होगा डिपेंड करेगा फ्री फेस किधर है, ठीक है, वो किधर भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जहां पे मैंने डायग्राम जो बनाया है उसके हिसाब से आपको राइट साइड में और फ्रंट में फ्री फेस दिख रहा है। तो एक एंड से स्टार्ट हुआ और डायगोनली अक्रॉस रो और कॉलम प्रोसीड हुआ, जो आपका ब्लास्ट है या रो है वो फटते गए। तो डायगोनल पैटर्न के लिए आपको 2 फ्री फेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। एक सिंगल फ्री फेस में आप पिछला जो पैटर्न यूज कर रहे थे वही यूज करें। आगे देखिए कहां पे क्या यूज है इसका। इफेक्टिव एंड ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। इफेक्टिव है जहां पे आपको ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। ग्राउंड वाइब्रेशन का मतलब भी आपको बताया था सर, ग्राउंड वाइब्रेशन कब होता है कि जहां पे, और एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब नहीं हो पाता है कि भाई आप किसी को अपना काम सही से नहीं करने दोगे, एक्सप्लोजिव अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, तो एक्सप्लोजिव जिस काम के लिए आपने लाया है उस काम को छोड़ करके वो गलत सलत काम में ध्यान देने लग जाएगा। गलत सलत काम क्या है? फ्लाई रॉक जनरेट करेगा, एयर ओवर प्रेशर जनरेट करेगा, नॉइज जनरेट करेगा, ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट करेगा। तो सही तरीके से काम नहीं देने का क्या मतलब हुआ कि भाई आप उसको तोड़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं दे रहे हो, तोड़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं दे रहे हो। तो अगर वो एनर्जी जो तोड़ करके सामने डिस्प्लेस करना चाहिए था, गैस प्रेशर जो डिस्प्लेसमेंट का काम बढ़िया से सामने करना चाहिए था, अगर जगह नहीं दे रहे हो तो क्या करेगा? वो जो एनर्जी जो बेसिकली रॉक को तोड़ने और डिस्प्लेसमेंट में काम आना चाहिए था, वो यूटिलाइज होगा वो शॉक को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए। तो वही बात है कि आप क्या कर रहे हो, डायगोनल ब्लास्टिंग के अंदर में एक अच्छा बर्डन रिलीफ दे रहे हो, प्रॉपर फ्री फेस दे रहे हो, तो ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आगे, यूजफुल नियर इनहैबिटेटेड एरियाज और स्ट्रक्चर, कि जो घनी आबादी वाला एरिया है कि जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ओल्ड या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रखे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रखे हैं, तो वैसे जगह में ये डायगोनल पैटर्न बड़ा काम का है, ठीक है। आगे समझो फायदे क्या है। कंट्रोल फ्रेगमेंटेशन एंड रॉक थ्रो डायरेक्शन। एक तो आप फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहे हो, दूसरा किसको, रॉक का थ्रो किस डायरेक्शन में होगा वो भी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोपोगेट अपोजिट टू द मक मोमेंट, आइडियल फॉर द सेफ्टी। आपने जो कॉमन सेंस वाला बात या कॉमन चीज है जो आप याद रख लीजिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में देखने मिल जाए कि ग्राउंड वाइब्रेशन का जो प्रोपोगेशन है, ग्राउंड वाइब्रेशन का जो प्रोपोगेशन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। कि लेट सपोज कि आपका मक जो है डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है,
ठीक है, इस वाले केस में इधर और इधर दोनों तरफ तो उसके फ्री फेस मिल रहा है, इधर हो रहा है। तो ग्राउंड वाइब्रेशन का प्रोपोगेशन हमेशा जहां आप मक का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, मक का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसकी किस डायरेक्शन में होगा सर? उसके अपोजिट। मक आप क्या कर रहे हो, इधर डिस्पोज हो रहा है मक, तो जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा, वाइब्रेशन जो, अरे वाइब्रेशन का जो प्रोपोगेशन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, इधर आपका था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी आपका मक जिधर डिस्प्लेस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर ब्लास्ट के कारण वाइब्रेशन का प्रोपोगेशन होगा। अब इस डायगोनल वाले केस में देखो, क्यों बार बार बोल रहा हूं ग्राउंड वाइब्रेशन कम हो रहा है, कि भाई आपका मक जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है सामने, वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है इधर, ठीक है, इसका भी वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है इधर, ठीक है, पीछे की तरफ। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आपस में ही इतने में ही रह के रह जाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा, इस पर्टिकुलर ब्लास्ट जोन से आगे ट्रांसफर बहुत कम ही मात्रा में होगा। जैसे कंपेयर करो कि ये जो इनलाइन पैटर्न था, तो आपका सामने मक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो वाइब्रेशन किधर ट्रांसफर होता? पीछे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और पीछे में लेट सपोज विलेज है, विलेज है, तो सारा का सारा ग्राउंड वाइब्रेशन कहां पहुंचता? गांव में। और यहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन आपस में घूम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? तो वो लाइन का मतलब वही हुआ कि वाइब्रेशन का जो प्रोपगेशन होता है, ये तो आपका इन जनरल लाइन है, कि आप इसको ध्यान में रखिए कि जब भी ग्राउंड वाइब्रेशन जो जनरेट होता है, वो ग्राउंड वाइब्रेशन का जो प्रोपोगेशन होता है वो अपोजिट होता है मक मोमेंट के। और यही एक स्टेटमेंट है जिसके कारण कौन सा हमारा डायगोनल पैटर्न कम ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है। और अगर आप सेफ ब्लास्टिंग की बात करो तो उसके लिए डायगोनल ब्लास्टिंग इज आइडियल। ठीक है, फायदे। नुकसान क्या है कि भाई हर जगह तो आप यूज नहीं कर पाओगे। कैसे? दो फ्री फेस चाहिए ना, दो फ्री फेस तो हर जगह नहीं रहेगा। और प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग गलत सलत रहा या आपने डिले सही सलामत नहीं डाला, पिछले मॉडिफाइड पैटर्न में आप बोल रहे थे भाई कनेक्शन टफ है, तो डायगोनल में तो और भी दिक्कत है कि आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, डायगोनली चीजों को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से कनेक्शन करना पड़ेगा, तो प्रिसाइज टाइमिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कनेक्शन भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी दोनों पैटर्न से टफ है। अगर फिर से मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं, डायगोनल पैटर्न को समराइज करूं, तो डायगोनल पैटर्न प्रोवाइड्स एफिशिएंट फ्रेगमेंटेशन and is used when blasting near structure due to directional control of vibration। ठीक है, तो क्या दे रहा है सर? आपको एफिशिएंट फ्रेगमेंटेशन दे रहा है। कौन? ये डायगोनल पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग। और कहां पे यूज कर पा रहे हो कि भाई आसपास में कोई गांव है या कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर भी आप इसे यूज कर पा रहे हो। क्यों यूज कर पा रहे हो? क्योंकि आप ग्राउंड वाइब्रेशन के डायरेक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो। मजबूर नहीं हो कि जबरदस्ती गांव की तरफ आपको ग्राउंड वाइब्रेशन भेजना पड़ेगा, या बाय डिफॉल्ट ब्लास्टिंग कारण ग्राउंड वाइब्रेशन विलेज की तरफ ट्रांसफर होगा। वो कंट्रोल आपके हाथ में है, वो कंट्रोल आप ब्लास्टिंग के हिसाब से कर पा रहे हो। ठीक है जी, बात समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? डायगोनल इंडिया में यूज होता है? हाँ, यूज होता है मेरे भाई, सब यूज होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अभी जब इसको समझ लो बस। और मक इज इक्वल्स टू रॉक, तो मक इज इक्वल्स टू रॉक ऐसे मत समझो। ब्लास्टिंग के बाद में जो ब्लास्टेड मटेरियल है उसको हम मक बोल दे रहे हैं। ठीक है, चल आगे समझो। ये है आपका वी पैटर्न। क्या आपने बोला सर पिछले वाले केस में सर दो फ्री फेस चाहिए, हजम नहीं हुआ। हर बार ऐसा सिचुएशन थोड़ी होगा कि दो दो फ्री फेस हमको मिल जाएगा। और लेकिन हमको डायगोनल पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। ग्राउंड वाइब्रेशन सबसे बड़ा दिक्कत जो है, जिसके चलते गांव वाले तलवार पकड़ के निकलते हैं, हंसिया पकड़ के निकलते हैं कि रुको साला मैनेजमेंट, तुम हमको डरा रहे हो, हमारे घर को तोड़ रहे हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो हम कंट्रोल कर पा रहे थे डायगोनल पैटर्न में, ग्राउंड वाइब्रेशन का डायरेक्शन हम कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन आप बोले जो दो फ्री फेस बोले ना, वो हजम नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन बताइए। वो सॉल्यूशन निकाल के देता है ये वी पैटर्न, कि वी पैटर्न में आप डायगोनली ब्लास्ट करते हो, लेकिन यहां पे आपको फ्री फेस का जरूरत नहीं पड़ रहा है। कैसे हो रहा है? पैटर्न से आपको दिख रहा है। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बेसिकली ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं।
ए सिमेट्रिकल एक्सटेंशन ऑफ डायगोनल पैटर्न, कि जो डायगोनल पैटर्न था ना सर, उसी का सिमेट्रिकल एक्सटेंशन है कौन, वी पैटर्न। ये जो 0 नंबर का डिले था, देखो यहां पे छूट गया है, तो एक डेटोनेटर का जरूरत तो पड़ेगा ना भाई ब्लास्ट के लिए। ब्लास्ट के लिए एक डेटोनेटर तो चाहिए, अपने आप तो नहीं फटेगा। अल्टीमेटली ब्लास्टिंग तो आप एक्सप्लोडर से करोगे, मतलब करंट देके करोगे, है ना। तो यहां पे एक डेटोनेटर चाहिए जिसको आप कनेक्ट करोगे एक्सप्लोडर से, ठीक है। तो सबसे पहले फटेगा सर कौन, 0 नंबर का डिले। 0 नंबर जो फटेगा तो उसके बाद अगला जो फटेगा, अगला जो ब्लास्ट होगा कौन सा होगा, 1 नंबर का। देखो 1 नंबर ब्लास्ट हो गया, 1 नंबर ब्लास्ट हो गया, तो वी शेप में बेसिकली ब्लास्ट हो रहा है, 1 नंबर ऐसा फट रहा है। तो यहां पे समझने लायक बात क्या है, सामने फ्री फेस था, चलो फर्स्ट को फटने में दिक्कत हुआ, फ्रंट में उसके लिए फ्री फेस था। लेकिन जब 1 नंबर ब्लास्ट हुआ, 1 नंबर का जब ब्लास्ट हुआ तो इसको डबल फ्री फेस मिला, फ्रंट में तो मिला ही, इसको साइड में भी फ्री फेस मिला। जो बेनिफिट आपको डायगोनल वाले में था वो वाला बेनिफिट यहां पर भी मिल गया वी पैटर्न में, ठीक है। 0 नंबर जब फटा तब तो फिर उसके लिए सिंगल फ्री फेस था, लेकिन 1 नंबर के लिए फिर से डबल फ्री फेस। सिमिलरली जब 2 नंबर फटेगा, कौन सा फटेगा सर, 2 नंबर, कुछ इस तरह से वी शेप में दिख रहा है आपको, 2 नंबर एक साथ फटेगा, 2 नंबर एक साथ फटेगा, और जितने भी होल है सबके लिए वापस से डबल फ्री फेस मिलेगा, फ्रंट में और साइड में भी फ्री फेस मिल जाएगा। तो इस तरह से जो बेनिफिट डायगोनल में मिल रहा था कि भाई ठीक है ग्राउंड वाइब्रेशन यहां पर भी कम होगा कंपेयर टू आपके जो इन रो पैटर्न था या रो डिले पैटर्न था। यहां पे एक और फायदा है, एक और फायदा है कि ये जो 1 नंबर का डिले है और इधर जो फटा इधर जो फटा, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या करेगा, इधर तो फ्रंट में तो करेगा, साइड में भी करेगा। तो साइड में कोलिजन इफेक्ट के कारण आपस में भी टकराएगा ना, आपस में भी टकराएगा, तो कोलिजन इफेक्ट के कारण आपको डायगोनल पैटर्न से भी बेटर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। डायगोनल पैटर्न में ऐसा कोई कोलिजन हो नहीं रहा था ना, एक लाइन एक साथ फट के सामने गिर रहा था या बाजू में गिर रहा था, लेकिन यहां पे एक दूसरे में जो टकरा रहा है, ये कोलिजन इफेक्ट से आपको कंपेयर टू डायगोनल पैटर्न बेटर फ्रेगमेंटेशन इस वी कट पैटर्न में मिलेगा। तो चलिए अब समझते हुए चलते हैं। ब्लास्टिंग इनिशिएट फ्रॉम बोथ एंड एंड कन्वर्ज टुवर्ड द सेंटर। ब्लास्टिंग जो है क्या होता है सर, दोनों एंड से स्टार्ट होता है और सेंटर पे कन्वर्ज होता है, सेंटर पे जो भी ज्वाइंट हो जाता है, टकरा जाता है, ठीक है। ये समझा हमने, आगे समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्या हुआ कि डायगोनल पैटर्न का सिमेट्रिक एक्सटेंशन है और ब्लास्टिंग का इनिशिएशन दोनों एंड से हुआ और कन्वर्ज हो जाता है सेंटर पे, ठीक है। आगे देखो यूज क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ब्लास्ट ब्लॉक विद अ सिंगल फ्री फेज, कि आप कोई नए ब्लॉक पे ब्लास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो जहां पे सिर्फ सिंगल फ्री फेज है, वैसे सिचुएशन में आपके लिए बड़ा काम का मेथड हो सकता है कौन सा, वीपेट। फायदे क्या है, गुड इनिशियल फेज डेवलपमेंट, के आपको बढ़िया फेज डेवलपमेंट करके दे देगा। सिमेट्रिकल रो थ्रो, आपका जो रो का थ्रो है वो सिमेट्रिकल होगा, आपको मग प्रोफाइल बढ़िया बनेगा, मग के हैंडलिंग में आपको बड़ा सुविधा होगा। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, वो जो कोलिजन हो रहा था वी पॉइंट पे, ठीक है, जो कोलिजन हो रहा था वी पॉइंट पे, चलो अच्छा है कि उससे फ्रेगमेंटेशन बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन उस कोलिजन के चलते वी पॉइंट पे जो कोलिजन हो रहा था उसके चलते फ्लाई रॉक भी जनरेट होगा, फ्लाई रॉक भी जनरेट होगा, आपस में टकरा कर फ्लाई रॉक बहुत दूर तक फेंकाएगा। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था। नॉट आइडियल फॉर ग्रेटर देन 4 रो ड्यू टू ओवरलैपिंग रॉक थ्रो, कि भाई 4 रो तक तो आप काम ले लोगे, लेकिन 4 से ज्यादा रो के लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि रॉक ओवरलैप हो रहा है, रॉक ओवरलैप हो रहा है, जो वी से बन रहा है, वी पे जो ज्वाइंट हो रहा है, आपस में जो टकरा रहा है, दैट इज गुड, बट अप टू सम एक्सटेंट, कि 4 रो तक आप काम चला लोगे, उसके बाद में जो रॉक का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, थ्रो का जो रॉक थ्रो का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ब्लास्टिंग। तो आइडियल नहीं है 4 रो से ज्यादा के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मेथड के साथ। अगर मैं इन शॉर्ट वापस से वी पैटर्न को बाकियों की तरह समराइज करूं, तो वी पैटर्न इज सुटेड फॉर शॉर्ट बेंच,
एंड और शॉर्ट बेंच और ट्रेंच ब्लास्टिंग, बट सेंट्रल कोलेजन लिमिट्स इट्स इफेक्टिवनेस इन लार्ज पैटर्न। कि भाई छोटे किसी बेंच में या छोटे किसी ट्रेंच में आपको ब्लास्टिंग करना है, उसके लिए तो वी कट पैटर्न इज गुड, बट अगर आपको बड़े किसी लार्ज पैटर्न में ब्लास्ट करना है तो जो सेंट्रल कोलिजन था जिसको आप बेनिफिशियल बोल रहे थे, वो आपके लिए त्रासदी साबित हो सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है, फ्लाई रॉक जो जनरेट करके देगा। समझ में आ रहा है भाई लोग? छोरी बोरिंग होता है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। सर्वे पैटर्न में फ्लाई रॉक ज्यादा होगा। अच्छा चलो, ये कमलेश्वर ने शायद मेरे बताने से पहले समझ लिया था, अगर समझ लिया था बहुत अच्छी बात है कि चीजें समझ में आ रहा था। ठीक है, हाँ, तो वी पैटर्न में फ्लाई रॉक ज्यादा होगा, तो वो जो फ्लाई रॉक ज्यादा जनरेट हो रहा था उसका भी हमने निदान निकाल दिया। आफ्टर ऑल वी आर साइंटिस्ट ना, तो हम इंप्रूवमेंट करेंगे कि समस्या हो रहा है तो उस हिसाब से जो मॉडिफिकेशन करना है करेंगे और एक अल्टीमेट रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो वी पैटर्न का एक नया मॉडिफिकेशन आ गया, V1 पैटर्न या फ्लैट वी पैटर्न, या फिर इसी को एक्सटेंडेड वी पैटर्न भी लिख देते हैं, साइड में लिख लीजिए। V1 पैटर्न, फ्लैट वी पैटर्न या एक्सटेंडेड वी पैटर्न। ठीक है, क्या समझ रहे हैं इसमें? फिर से डायग्राम देख करके लगभग पिक्चर क्लियर हो जा रहा होगा कि मॉडिफाइड वी पैटर्न विथ वाइडर इनिशिएशन जोन। ये जो वी पैटर्न है किसके साथ? विथ वाइडर इनिशिएशन जोन। यहाँ पे आपको जो इनिशिएशन जोन है वो आपको थोड़ा सा वाइड मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस केस। डायगोनल क्या वी पैटर्न कैसे सर? कि पिछला वाला केस में एक नंबर जो था वो सिंगल था, कोलिजन ज्यादा हो रहा था, इनिशिएशन के लिए जगह कम मिल रहा था, बर्डन रिलीफ के लिए जगह कम मिल रहा था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बाकी ब्लास्टिंग का तरीका लगभग वैसा ही है, पैटर्न दिखने में लगभग वैसा ही है। ठीक है, कहीं पे आपको एग्जाम में ये 2 की जगह में 3 भी देखने मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको भी आप एक्सटेंडेड वी कट पैटर्न ही बोलते हो। ठीक है, चलो, डिले प्रोग्रेस डायगोनली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल रो। डिले जो है सेंट्रल रो से डायगोनली क्या होता है? आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है? यूज कहां पे यूज होगा सर? फॉर वाइड बेंच। पिछले वाले को जैसे आप देख रहे थे कि भाई छोटे बेंच के लिए आप यूज कर रहे थे, अब इसे आप क्या कर सकते हो? वाइड बेंच के लिए भी यूज कर पा रहे हो। आपको डिले रिलीफ ज्यादा मिल रहा है, वो जो प्रॉब्लम था कोलिजन का इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपके पास बेनिफिट था जिसके चलते आप वाइड बेंच में भी यूज कर पा रहे हो। यूनिफॉर्म फ्रेगमेंटेशन चाहिए तो वहां पे आप इसको यूज, मतलब इसके थ्रू आपको क्या मिलता है? यूनिफॉर्म फ्रेगमेंटेशन मिलता है। अवॉइड शार्प रॉक कन्वर्जेंस एट वी पॉइंट, कि वी पॉइंट पे जहां रॉक जो है कन्वर्ज कर रहा था वो अवॉइड हो जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, शार्प कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। कन्वर्जेंस तो हो रहा है बट पिछले वाले की तरह शार्प कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा कोलिजन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? फायदे क्या है? बेटर मक पाइल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपका मक पाइल बनेगा या मक प्रोफाइल बनेगा वो बेटर रहेगा कंपेयर टू बाकी सारे केस। मोर सुटेबल फॉर लोडिंग ऑपरेशन, कि जहां पे आपको लोड वगैरह करना है, अल्टीमेटली जहां पे आपका मक प्रोफाइल अच्छा बन रहा है तो लोडिंग वगैरह में आपको फायदा होगा, कॉस्ट आपका बचेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? वायरिंग कॉम्प्लेक्स होगा और कॉर्ड रिले बहुत ज्यादा आपको यूज करने की जरूरत इस पर्टिकुलर केस में पड़ेगा। आपको डायग्राम में कॉर्ड रिले नहीं दिखाया कंफ्यूज होने के लिए, जरूरत पड़ता नहीं है, कहीं पे कॉर्ड रिले आपको दिखाता नहीं क्वेश्चन में, तो मैं भी उसको जबरदस्ती यूज करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहा। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि बड़े ब्रास पैटर्न में आप यूज कर रहे हो तो वायरिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कॉर्ड रिले वगैरह यूज करने का काम कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अभी समझते हैं वापस से हम इसको समराइज करना चाहें V1 पैटर्न को या एक्सटेंडेड वी पैटर्न को या फिर मॉडिफाइड वी पैटर्न को, तो कैसे आप समराइज करोगे कि V1 पैटर्न इंप्रूव्स अपॉन वी पैटर्न बट reducing material overlap at the center and providing smoother fragmentation for wider face। कि ये जो V1 पैटर्न है वो क्या कर रहा है? V1 पैटर्न की तरह ही तो है, लेकिन जो प्रॉब्लम उसमें हो रहा था मटेरियल ओवरलैप का सेंटर पे, ठीक है, वो प्रॉब्लम ये दूर कर दिया
दूसरा फ्रेगमेंटेशन को, जहां पे वाइडर फेस पे आप वी पैटर्न को यूज नहीं कर पा रहे थे, इस केस में V1 पैटर्न के केस में आप वाइडर फेस में भी अच्छा फ्रेगमेंटेशन लाने के लिए, स्मूदर फ्रेगमेंटेशन लाने के लिए आप V1 पैटर्न को यूज कर पा रहे हो। तो ये सारा हुआ। अभी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नॉइस कम होगा इसमें, बोल्डर बनेगा, फ्रैक्चर इफेक्ट कम होगा V1 में, ठीक है। V1 पैटर्न में फ्लाई रॉक ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लियर है जी बात? चलिए, कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ें तो क्वेश्चन देखते हैं। बाकी एक आध क्वेश्चन और आया, उसको आप खुद से देख लीजिएगा, बुक तो मिला ही है, उसमें ट्राई कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं, आराम से कर सकते हैं। ये रिसेंट में मेरे ख्याल से 22 में भी सेम क्वेश्चन 22 या 20 में आया है, तो देख करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ सरफेस ब्लास्टिंग विथ द फिगर द वैल्यू ऑफ डिले टाइमिंग इन MS आर गिवन अगेंस्ट द इच होल। आपको देख करके बताना है कि भाई कौन सा पैटर्न है, देख करके बताना है कौन सा पैटर्न है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि जो देखने समझ में आ रहा है फ्री फेस है, फ्री फेस है। तो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के अंदर में अगर मैं देखना चाहूं तो ये 0 है, 0 एक साथ फटेगा, 0 एक साथ फटेगा। 0 के बाद कौन सा फटेगा सर? 0 के बाद में फटेगा, कौन सा कलर यूज करूं? हाँ ठीक है, 0 के बाद में फटेगा 25, 25। फिर इसमें कम होल है, अगर और होल रहता तो आगे बढ़ा सक रहे थे आप। उसके बाद कौन सा फटेगा? 50, फिर 75, फिर 100, कुछ इस तरह से फटेगा। अभी आप देखो, वी कट पैटर्न है क्या? वी कट तो नहीं लग रहा है सर। वी में क्या होता था, बीच में कन्वर्ट होता था, एक सिंगल डिले रहता था। नहीं नहीं, वी तो नहीं लग रहा। रो टू रो पैटर्न लग रहा है क्या? जो इन रो पैटर्न हमने बोला था या रो डिले पैटर्न बोला था, रो टू रो लग रहा है क्या? कि एक रो एक साथ फट रहा है क्या? नहीं सर, वो तो बीच में सेम रो में है, 25 डिले भी दे दिया, 50 डिले भी दे दिया। नहीं नहीं सर, इन रो पैटर्न तो नहीं। इक्लॉन पैटर्न है क्या? वो जो डायगोनल बताया था, डायगोनली फट रहा है कैसा? नहीं नहीं सर, डायगोनल भी नहीं हो सकता। डायगोनल में तो एक साथ एक डायगोनल फटते हुए जा रहा था। क्या हो सक रहा है? एक्सटेंडेड वी कट पैटर्न है। देख करके आपको समझ में आ रहा है कि वी तो दिख रहा है बट मिड पोर्शन पे आपको एक्सटेंशन दिख रहा है। क्लियर है जी बात? तो इतना ही आसान था, और इसलिए मैंने, देखो बुक में आपको इसका बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इन सारे टॉपिक का, तो करवाया जा सक रहा था, बट मेरा समझदारी इसी में है ना कि जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना करवाऊं। तो जो चीजें बोर्ड पे लिखा है, इससे बाहर मुझे नहीं लग रहा कि और एग्जाम में अगर कुछ डिफिकल्टी बढ़ाएगा भी। जितना मैंने करवा रखा है इसको चुपचाप पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और जिस हिसाब से पढ़ाया है कि पहले कौन सा हुआ, क्या उसमें दिक्कत हुआ, फिर क्यों अगला आया, अगले से क्या उससे में होने वाली दिक्कत को हम रेक्टिफाई कर पाए, उसी हिसाब से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता फिर इसको आपको दोबारा रिविजन की भी जरूरत पड़ने वाली है, और इससे बाहर कुछ आने वाला है। ठीक है, एक जो और क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही आसान है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम है, एक हम ब्लास्ट इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसको जान लेते हैं। अभी फिलहाल फ्लाई रॉक का बता रहा हूँ, आगे एक और कोई है शायद ग्राउंड वाइब्रेशन का, जिसका भी है। तो चलिए समझते हैं फ्लाई रॉक होता क्या है। रेडी हैं सब लोग? तो इसको फटाफट खत्म करते हैं, देन फिर बाकी कल देखेंगे। फ्लाई रॉक, व्हेन ब्लास्टिंग occurs in mine, if broken rock fragments are thrown to a large distance, this phenomenon is called rock fly या फ्लाई रॉक। ठीक है, तो जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो जो क्या ब्लास्टिंग फ्रेगमेंट है या रॉक फ्रेगमेंट्स है, वो लार्ज डिस्टेंस तक जो थ्रो होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लाई रॉक बोल रहे हैं। अब ये लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हो, कि जितने भी फ्लाई रॉक है या जितने भी रॉक फ्रेगमेंट है सबको आप फ्लाई रॉक बोल दोगे क्या? कि 10 मीटर गया, 5 मीटर गया, 2 मीटर गया, उसको भी फ्लाई रॉक बोल दोगे क्या? कि नहीं, किसको हम नॉर्मल बोलते हैं और किसको एब नॉर्मल फ्लाई रॉक बोलते हैं।
तो नॉर्मल फ्लाई रॉक जोन कि रॉक जो है कितना दूर तक थ्रो हो रहा है तो उसे हम इन जनरल नॉर्मल बोल देते हैं। तो किसी भी ब्लास्टिंग में फ्लाई रॉक में रिच अप टू 4 टाइम्स द बेंच हाइट इन फ्रंट ऑफ द ब्लास्ट फेस। बेंच हाइट मतलब सब समझते हैं, तो बेंच हाइट का 4 गुना ब्लास्ट जहां पे आप कर रहे हो उसके सामने बेंच हाइट के 4 गुने डिस्टेंस तक अगर जा रहा है, या उसके चारों तरफ जो भी सामने बोलो या ऊपर बोलो जो भी है, तो फ्रंट में अगर 4 गुने तक जा रहा है बेंच हाइट के, दैट इज ओके इनफ, उसको आप फ्लाई रॉक नहीं बोलोगे, नॉर्मल है। किसी भी ब्लास्टिंग में यार थोड़ा दूर तो फेंकाएगा। अगर बेंच हाइट के 3 गुना ब्लास्ट फेस के पीछे फेंकाता है, जहां पे आप ब्लास्ट कर रहे हो उसके बैक साइड में अगर 3 गुने तक जा रहा है तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन किसी भी ब्लास्ट के फ्रंट साइड में 4 गुना बेंच हाइट से ज्यादा दूर तक अगर हमारा फ्लाई रॉक जा रहा है, या फिर किसी भी ब्लास्ट फेस के बैक साइड में बेंच हाइट के 3 गुने से ज्यादा दूर तक फ्लाई रॉक जा रहा है, या रॉक फ्रेगमेंट्स जा रहा है, रॉक फ्रेगमेंट्स जा रहा है, दैट इज एबनॉर्मल। और इस 4 गुने या 3 गुने से दूर तक जो रॉक फ्रेगमेंट जाएगा उसी को हम फ्लाई रॉक बोलते हैं। क्लियर है ये बात? और ये जो है हजार्डियस है, अनडिजायरेबल, इसकी इच्छा आप नहीं रख के चल रहे हो किसी भी ब्लास्ट में कि जो आपने ब्लास्ट करा है उसके बेंच साइड से 4 गुना सामने या 3 गुना पीछे की ओर फ्लाई रॉक जाए, ये हम किसी भी ब्लास्ट में या किसी भी इफेक्टिव ब्लास्ट का ये कोई रिजल्ट नहीं होता है। क्लियर है जी बात? नॉर्मल क्या है? दिस इज नॉर्मल। एबनॉर्मल क्या है? बियॉन्ड दिस एबनॉर्मल। क्लियर है जी बात? आगे समझते हैं कि फ्लाई रॉक एज ए मेजर सेफ्टी हाजार्ड। क्या दिक्कत है फ्लाई रॉक से सर? क्या प्रॉब्लम हो सक रहा है? कितना दूर तक जा सक रहा है? डेंजर जोन एक टर्म जो माइनिंग सरदार एग्जाम में आए दिन पूछते रहता है, उस टर्म का क्या मतलब है? आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? फ्लाई रॉक क्या है? रॉक फ्रेगमेंट है, ठीक है? रॉक फ्रेगमेंट प्रोपेल्ड बाय ए ब्लास्ट रिप्रेजेंट वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एक्सीडेंट बोथ विद इन एंड अराउंड एन ओपन कास्ट माइन। कि जहां कहीं भी ओपन कास्ट माइन चल रहा है वहां पे एक्सीडेंट का, कि जहां ओपन कास्ट माइन है उसके आसपास में कोई रेलवे लाइन है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रोड है, कोई विलेज है, वहां कहीं पर एक्सीडेंट का एक मेजर प्रॉब्लम या मेजर कॉज जो है वो किसके कारण होता, कॉज कौन सा है? ये फ्लाई रॉक है। तो माइन के बाहर भी और माइन के अंदर में भी, कि जो लोग काम कर रहे हैं कि 500 मीटर रेडियस के अंदर में है, प्रॉपर ब्लास्ट शेल्टर में नहीं है या शेल्टर के अंदर में नहीं है, तो उन सबको भी चोट चपेट खाना पड़ जाता है इस फ्लाई रॉक के चलते। तो मेजर कंसर्न है माइन के अंदर, ओपन कास्ट माइन के अंदर या माइन के आसपास में एक्सीडेंट का, ठीक है? अंडर एब नॉर्मल कंडीशन, फॉर एग्जांपल फ्लॉ डिजाइन और एग्जीक्यूशन, blast material can travel up to 500 meter from the face, endangering personal equipment and infrastructure। कि भाई आपने प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन नहीं रखा, आपने जो मटेरियल एक्सप्लोजिव जितना चार्ज करना था उससे ज्यादा चार्ज कर दिया, स्टीमिंग सही से नहीं करा, आपके ओवरऑल जो ब्लास्टिंग जिस तरह से करना चाहिए था वैसा आपने ब्लास्ट नहीं करा, ठीक है? तो वैसे सिचुएशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में, आपका जो मटेरियल है, जो फ्लाई रॉक है, जो कि बेंच हाइट के 4 गुने दूर तक ही जाना चाहिए था अगर इफेक्टिव ब्लास्टिंग करते, सही सलामत ब्लास्टिंग करते, नॉर्मल ब्लास्टिंग करते, बट एबनॉर्मल ब्लास्टिंग के कंडीशन में ये जो फ्लाई रॉक है ब्लास्ट साइट से 500 मीटर डिस्टेंस तक भी जा सकता है, ठीक है? और जब 500 मीटर डिस्टेंस तक जाएगा तो किस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है कि कोई इक्विपमेंट वगैरह खड़ा है आपके माइन का, जो भी इक्विपमेंट है, डंपर है, ड्रिलिंग मशीन है, जो कुछ भी है, उसको डैमेज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग वगैरह बना रखे हो, उसके विंडोज वगैरह उसको डैमेज कर सकता है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोडवेज वगैरह है, रेलवे वगैरह है, तो वैसे में जो भी कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है या चल रहा है, या माइन के अंदर में कोई पर्सन है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो सक रहा है एबनॉर्मल कंडीशन में कि 500 मीटर डिस्टेंस तक भी जा सकता है। अब ये जो डेंजर जोन 500 मीटर जो आप बोल रहे हो, एक्चुअली उसको डेंजर जोन बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है?
A radius of 500 meter around the blast face is conventionally designated as the danger zone. No personal or mobile plant should near enter this area until all fly rock risk has passed. कि डेंजर जोन का मतलब क्या होता है, क्यों बोलते हैं ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो डेंजर जोन है, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, तो जहां कहीं भी आप ब्लास्ट कर रहे हो या ब्लास्टिंग फेज जहां पे है उसके 500 मीटर रेडियस को हम डेंजर जोन बोलते हैं। और इस जोन के अंदर में, इस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर में किसी भी पर्सन या मोबाइल प्लांट का, कि आपका कोई व्हीकल वगैरह है, उन सब का जाना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उनको नहीं जाना रहता है जब तक का ब्लास्ट के द्वारा, ब्लास्ट से जो भी फ्लाई रॉक जनरेट हुआ है वो पूरी तरह से सेटल डाउन ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है जी बात? एक तो हुआ डेंजर जोन, दूसरा है होल डायमीटर इफेक्ट, कि ये जो फ्लाई रॉक है उस पर या फ्लाई रॉक जनरेट करने में होल डायमीटर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें एक सिंगल लाइन याद रख लीजिएगा कि ब्लास्टिंग लार्जर डायमीटर ड्रिल होल्स देन स्पेसिफाइड अलाउड कंट्रोल रिलीज ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी देयरबाय इंक्रीजिंग फ्लाई रॉक रेंज। कि लेट सपोज आप एक शॉर्टर डायमीटर ड्रिल होल में ब्लास्ट कर रहे हो, एक लार्ज डायमीटर ड्रिल होल में ब्लास्ट कर रहे हो, तो जो लार्ज डायमीटर ड्रिल होल है वहां पे फ्लाई रॉक जनरेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा फ्लाई रॉक जनरेट हो सक रहा है। क्यों? अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी, कि जो एक्सप्लोजिव एनर्जी है उसका अनकंट्रोल्ड रिलीज एक बड़ा कारण है जिसके चलते लार्ज डायमीटर कंपेयर टू स्मॉल डायमीटर ब्लास्ट होल ज्यादा फ्लाई रॉक जनरेट होगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू होल डायमीटर स्पेसिफिकेशन इज एसेंशियल। तो ऐसे में आपको जो भी आप ट्रायल ब्लास्ट लेके देखो या जैसे भी आप समझो कि आपको एक होल का डायमीटर फिक्स रखना भी जरूरी है कि भाई इससे ज्यादा डायमीटर का आप होल ब्लास्ट नहीं करोगे। ड्रिलिंग में या ब्लास्टिंग में सबसे ज्यादा मोबाइल प्लांट मतलब जस्ट काइंड ऑफ व्हीकल ही ले लो यार। ठीक है, क्लियर है फेस लास्ट में? ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है कि शॉर्टर डायमीटर के ड्रिल होल में, शॉर्टर भी नहीं एक्चुअली आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि कौन से डायमीटर का ड्रिल होल बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे समझो। प्रिंसिपल कॉज ऑफ फ्लाई रॉक, क्या क्या कारण है, इसको फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं मतलब एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैं जस्ट एक बार फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं कि जबरदस्ती एक एक चीज में हम घुसते रहे। प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपने प्रॉपर ब्लास्टिंग नहीं कर रहा है, बर्डन स्पेसिंग ये सबको सही सलामत नहीं रखा, सीक्वेंस ऑफ ब्लास्टिंग प्रॉपर्ली नहीं रखा, इनसफिशिएंट स्टिमिंग, कि आपने स्टिमिंग जितना चाहिए था उतना नहीं करा। ठीक है, स्टिमिंग कम करा, तो जो एक्सप्लोजिव एनर्जी अगर कॉम्पैक्ट नहीं करके रखा आपने एक्सप्लोजिव को होल के अंदर में, तो जो एक्सप्लोजिव एनर्जी रॉक को तोड़ने के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, नहीं भाई जिधर से उसको तोड़ने में या रॉक को तोड़ने में सुविधा होगा उधर से तोड़ेगा। तो ऐसे में अगर ऊपर में स्टिमिंग कम है, आपने कॉम्पैक्ट करके नहीं रखा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट एनर्जी को या एक्सप्लोजिव एनर्जी को यूटिलाइज करेगा रॉक फ्रेगमेंट या रॉक फ्लाई रॉक जनरेट करने में। ठीक है, फ्रैक्चर्ड या वीक रॉक स्टार्टर, कि आपका जो रॉक स्टार्टर है उसमें कई सारे फ्रैक्चर्स है, वीक है, तो ऐसे में जब आपका ब्लास्ट होगा तो जो वीक रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट्स है या फॉल्ट्स है या विदर्ड जोन है, वो फ्लाई रॉक जनरेट करने में बहुत आसानी से फ्लाई रॉक जनरेट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई टूटा फूटा जो भी आपका रॉक है तो कोई दिक्कत होगा नहीं कि थोड़ा सा उसको एनर्जी मिला नहीं कि वो फ्लाई रॉक जनरेट कर लेगा। ओवरहैंगिंग और अनस्टेबल फेस, कि आपका जो फेस है वो ओवरहैंग मतलब समझ पा रहे होगे कि इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका फेस क्या है, ओवरहैंगिंग है, इस तरह का कुछ फेस है दैट इज ओके इनफ, बट आपका फेस कुछ इस तरह का है, ओवरहैंग हो रखा है कि जब आप ब्लास्ट करेंगे तो ये बाकी का जो एरिया है वो सेटल डाउन नहीं होगा बल्कि वो टूट करके फेंकाएगा बहुत दूर। ठीक है, तो ओवरहैंगिंग फेस है, ये भी फ्लाई रॉक जनरेट करने में मददगार हो सकता है या फ्लाई रॉक जनरेट कर सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं। इनकरेक्ट ड्रिलिंग डायरेक्शन, कि आपने ड्रिलिंग डायरेक्शन गड़बड़ सड़बड़ कर रखा है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रखा है, जिस डायरेक्शन में करना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं कर रखा है, तो वैसे में जैसा तोड़ना चाहिए रॉक को वैसा ना तोड़ करके फ्लाई रॉक जनरेट कर सक रहा है। एक्सेसिव चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, कि आपने चार्जिंग जितना चाहिए, लेट्स सपोज रॉक का आपका जैसा भी टाइप है उसके लिए आपको 60% 70%
चार्ज करना था, आपने 90% कर दिया कि मोबाइल चला रहा था, जो एक्सप्लोजिव लोडर है मोबाइल चला रहा था, चलाते चलाते उसने पूरे मुंह तक का एक्सप्लोजिव भर दिया। तो एक्सिस चार्ज करोगे तो एनर्जी जो रॉक को तोड़ने के लिए यूटिलाइज होगा, दैट इज ओके इनफ। लेकिन जो बाकी का बचा वो क्या करेगा? फ्लाई रॉक जनरेट करेगा, ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट करेगा। ठीक है, आगे समझो। लूज बोल्डर और डेब्रिस इन द ब्लास्ट एरिया, कि जहां जिस एरिया में भाई आप ब्लास्ट कर रहे हो, जहां कहीं भी आप ब्लास्ट कर रहे हो वहां पे बोल्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं, लूज मटेरियल वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो तो बस बुलेट की तरह काम करेगा कि ब्लास्ट करा और वो जो सरफेस पे जितने बोल्डर्स है वो बहुत दूर तक फेंकाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है फ्लाई रॉक जनरेट होने का। क्लियर? ये सारे कारण है, पढ़ के समझ में आ रहा हो? कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट समझने लायक कोई चीज है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। तो कैसे आप मिटिगेट करोगे फ्लाई रॉक को, या फ्लाई रॉक को कैसे कंट्रोल करोगे? तो रिगरस ब्लास्ट डिजाइन रिव्यू, कि भाई आप ब्लास्ट डिजाइन को प्रॉपर्ली रिव्यू करो, आप ब्लास्ट डिजाइन को अच्छे से बनाओ कि जो स्पेसिंग बर्डन के कारण फ्लाई रॉक जनरेट हो रहा था, स्पेसिंग बर्डन प्रॉपर्ली ना दे पाने के कारण फ्लाई रॉक जनरेट हो रहा था, ब्लास्ट डिजाइन प्रॉपर ना होने के कारण जो क्या फ्लाई रॉक जनरेट हो रहा था। तो आप ब्लास्ट डिजाइन सही से करो, उसके लिए कई सारे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंप्यूटर एडेड ब्लास्ट मॉडलिंग वगैरह आ गए हैं, जिससे कि आप क्या कर सक रहे हो, जो बर्डन और स्पेसिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर सक रहे हो। ठीक है, अल्टीमेट पर्पस क्या है कि जो ब्लास्ट एनर्जी है ना, जो शॉक एनर्जी या हीव एनर्जी है की तरह ही यूज करें, एक्सप्लोजिव एनर्जी को हम शॉक एनर्जी और हीव एनर्जी की तरह यूज करें, वेस्ट एनर्जी की तरह ना जाए। तो जो अनकन्फाइंड एनर्जी है उसको मिनिमाइज करें, यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है। तो ब्लास्ट डिजाइन हम इस हिसाब से करें कि अनकन्फाइंड एनर्जी को हम मिनिमाइज कर पाए। क्वालिटी स्टेमिंग पर्पस, कि अगर मैं बोलूं कि फ्लाई रॉक जनरेट होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कारण अगर कुछ दिखता है वो स्टीमिंग है। कि स्टीमिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं किए हो, कि आप मटेरियल उटपटांग डाल दिए स्टीमिंग मटेरियल में, अनग्रेडेड है, प्रॉपर साइज का नहीं है, बड़ा बड़ा छोटा जो भी आपने डाल दिया, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, कि होल जो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट रहेगा तो एनर्जी यूज होगा रॉक को तोड़ने के लिए, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन आपने स्टीमिंग मटेरियल सही सलामत यूज नहीं करा, जितना लेंथ में आपको स्टीमिंग करना चाहिए तो उतना नहीं करा। 3 मीटर में आपको स्टीमिंग करना था, क्या 1.5 मीटर, 1 मीटर। तो एक बड़ा कारण कि अगर आपको 4 ऑप्शन में दिखे फ्लाई रॉक जनरेट होने के कारण, तो उसमें अगर कोई बेस्ट पॉसिबल रीजन हो सकता है वो है स्टीमिंग, जिसके कारण फ्लाई रॉक जनरेट होता है। फिर प्री ब्लास्ट, तो मिटिगेट करने का कारण वही है, स्टीमिंग प्रॉपर नहीं करने का कारण फ्लाई रॉक हो रहा है। तो आप मिटिगेट कैसे करोगे? प्रॉपर ग्रेडेड स्टीमिंग मटेरियल, एक प्रॉपर साइज का आप स्टीमिंग मटेरियल यूज करो और उसको पूरी तरह से फिल करो, जो ब्लास्ट हो रहा है उसके मुंह तक फिल करो, अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करो। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है स्टीमिंग का। प्री ब्लास्ट फेस इंस्पेक्शन, के फेस जहां पे भाई आप ब्लास्ट कर रहे हो, ये नहीं कि आपने फेस का इंस्पेक्शन करा नहीं, आसपास में लूज मटेरियल पड़ा हुआ है, पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, आपने ब्लास्ट कर नहीं, आप ब्लास्ट के पहले फेस का अच्छे से इंस्पेक्शन करो। अब इंस्पेक्शन करने के बाद इग्नोर भी नहीं कर देना कि पत्थर पड़ा हुआ है छोड़ के चलेगा, अरे हमको क्या मतलब। अगर लूज जो भी ब्लॉक वगैरह पड़ा हो सबको हटाओ वहां से। तो आप साइट का प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन करके भी कहीं ना कहीं फ्लाई रॉक को जनरेट होने से रोक सकते हो। स्ट्रिक्ट चार्ज कंट्रोल, कि एक बड़ा रीजन फ्लाई रॉक का था एक्सेस चार्जिंग, कि आपने जितना चाहिए, कि आपको लेट सपोज रॉक टाइप के हिसाब से 60% 50% जो भी चार्ज करने का जरूरत था, 70% चार्ज करने का जरूरत था, आपने 90% चार्ज कर दिया। तो आपने चार्ज कंट्रोल को भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिसाइज चार्ज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर होल के अंदर में, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चार्ज करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैनुअल एरर होता है, लापरवाही होता है। ठीक है, कि चार्ज जो लोड कर रहा था वो ध्यान दिया नहीं, कि हुआ था एनसीएल में इसी के चलते ब्लास्ट, कि जो होल था उसमें एक्सिस चार्ज था, फ्लाई रॉक जो जनरेट हुआ वो शिफ्ट इन चार्ज के जो बोलेरो जिसमें उन लोग जो भी ट्रेवल करते थे उसमें जाके गिरा, बड़ा सा बोल्डर। बाद में पता चला कि कुछ होल ऐसे थे जहां पे स्टीमिंग हुआ ही नहीं था, सिर्फ एक्सप्लोजिव चार्ज था। किसका लापरवाही था? वो जो लोडर जिन्होंने एक्सप्लोजिव लोड करा। और इसके बाद किसका लापरवाही था? ब्लास्टिंग ऑफिसर, जिसको एक्सप्लोजिव लोड होने के बाद में सारे होल को चेक करने होता है
कि जैसा चाहिए वैसा इन्होंने प्रॉपर्ली लोड करा है कि नहीं करा, सब प्रॉपर्ली स्टीमिंग है कि नहीं, उन्होंने भी इग्नोर करा। रिजल्ट फैटल एक्सीडेंट। तो एक बड़ा कंसर्न है भाई फ्लाई रॉक कि कल को आप ब्लास्ट ऑफिसर बनते हो या किसी भी माइंस में शिफ्ट इंचार्ज बनते हो ओपन कास्ट में, तो ये सारे बातें जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिसके चलते आपके माइंस में एक्सीडेंट होता है, और इस सारी बातों को ध्यान में रख करके आप एक्सीडेंट को रोक सकते हो, ठीक है, जान माल के खतरे को बचा सकते हो। सारे प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर लिखने के लिए सेमेस्टर एग्जाम में रहता था कुछ भी हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसके कारण माइंस में लापरवाही होता है, माइंस में एक्सीडेंट होते हैं। कंट्रोल ड्रिल होल अलाइनमेंट, ठीक है, जो ड्रिल होल है मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में करना चाहिए, ड्रिलर तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं ना, उसको भी भागना है ड्यूटी करके, जल्दबाजी में रहता है, फटाफट होल करता है, तो वो जो ड्रिल उन्होंने करा वो जैसे तैसे करके चला गया, लेकिन उस ड्रिलिंग के बाद में उसको चेक करने का भी काम रहता है, चेक करने का भी काम रहता है, तो आप प्रॉपरली उसको चेक करें और अलाइनमेंट वगैरह को देखें, अगर चीजें सही सलामत लग रहा है उसके बाद में उसमें चार्ज करें, अदरवाइज उसमें चार्ज ना करें। ड्रिल करवाने का काम प्रॉपरली करें कि सामने खड़े होकर ड्रिल करवाएं, जिस डायरेक्शन में करवाना चाहिए, जैसा करवाना चाहिए वैसे करवाएं, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है फ्लाई रॉक जनरेट करने का कि आपको जिस डायरेक्शन में होल करना चाहिए, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किए, जहां पे करना चाहिए वहां पे नहीं किए, उससे भी आपको ब्लास्ट में ना सिर्फ क्या बोलते हैं आपका फ्लाई रॉक, बल्कि ब्लास्टिंग भी आपका प्रॉपर नहीं होगा, जैसा फ्रेगमेंटेशन चाहिए, जैसा ब्लास्ट रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और है कि सब काम आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी आपको एक और सावधानी जो रखना है कि जो आपका जो डेंजर जोन है, ठीक है, तो उस डेंजर जोन में कोई ना आए, ये भी आपको इंश्योर करना है। उसके लिए कई सारे प्रैक्टिस है जो माइंस के अंदर में किए जाते हैं, वो प्रैक्टिस सही सलामत यूज हो रहा है, ये भी आपको एज ए शिफ्ट इंचार्ज, एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर इंश्योर करना है कि ब्लास्टिंग के दौरान कोई भी डेंजर जोन में ना आए, उस पूरे एरिया को डिमार्क। ओपन कास्ट में जब आप लोग करते हो तो जो ब्लास्टिंग जोन रहता है 500 मीटर का जो रेडियस होता है अप्रोक्सीमेटली, उसमें झंडा वगैरह गाड़ देते हैं, हर एक जगह एक आदमी को खड़ा कर देते हैं कि भाई कोई ऐसा नहीं है गाँव वाला बकरी वकरी चराने के लिए उस जोन में घुस गया, 500 मीटर रेडियस बड़ा एरिया है ना, तो घुस गया, जाके चोट चपेट में आ गया, या कोई आदमी तंबाकू खाने के लिए निकल गया और मठलते हुए चला गया ब्लास्ट जोन में, वो सारा इंश्योर करने का काम कि जो सेफ्टी जोन है उसमें कोई ना आए। तो उसके लिए एक तो फ्लैग लगाने का काम होता है ब्लास्टिंग जोन में, एक आदमी वहां पे डिप्लॉय करते हैं, फिर ऑल क्लियर प्रोटोकॉल के लिए सायरन वगैरह भी वहां पे बजाते हैं उस पर्टिकुलर ब्लास्ट जोन में कि इस पर्टिकुलर टाइम पे या ब्लास्टिंग के टाइम पे ना आए, ठीक है। क्लियर है जी बात? अभी बताओ, ये हो गया फ्लाई रॉक का। अब कल की क्लास में हम कंट्रोल ब्लास्टिंग के मेथड वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये और एक प्रॉब्लम है जो ब्लास्टिंग के कारण होता है, एयर ब्लास्ट और नॉइस। क्यों होता है, क्या दिक्कत इससे होता है, कारण क्या है, निवारण क्या है, इन सब पे बात करेंगे कल, ठीक है भाई लोग। बाकी आज की क्लास में मजा आया, समझ आया, क्या आया थोड़ा सा बताइए, देन फिर चलते हैं। सर ड्रैग लाइन की ब्लास्टिंग में क्या करेंगे? ड्रैग लाइन की ब्लास्टिंग, ड्रैग लाइन बेसिकली आपके ओवरबर्डन रिमूवल के लिए काम आता है। तो इन जनरल तो अगर लूज सॉइल वगैरह है तो बिना ब्लास्ट किए भी ड्रैग लाइन से मटेरियल को हैंडल करते या रिमूव करते बन जाता है, अदरवाइज ब्लास्ट करके उसको लूज कर देते हैं, देन ड्रैग लाइन से उसको निकाल कर जो भी डंपर में लोड कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो गया स्लरी कैसे, ठीक है सर। नंबर ऑफ फेस हेडिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम एंड और मिनिमम बता देंगे, बता दूंगा। ये अंडरग्राउंड का है, तो जब अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिजाइन बताऊंगा उसमें, अच्छा है याद दिला दिए, ये वाला भी एक 2-10 मिनट का टॉपिक है, तो वो मैं बता दूँ, क्लियर कर दूंगा, ठीक है सर। 16 और 17 का PDF अपलोड कर दिया, हाँ ठीक है जय, आज कर दूंगा, कल का नहीं कर पाया था, आज कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है भाई लोग, ऑल क्लियर। ये मैं करवा दूंगा कमलेश सर, उसके लिए अलग से क्लास, जो गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, ठीक है। समझ में आया? मजा आ रहा है ब्लास्टिंग में, बोरिंग लग रहा है? क्योंकि अभी थोड़ा थ्योरी है, बोरिंग लग सकता है भाई, मुझे भी पढ़ाने में बोरिंग लगता है और आपको भी समझने में बोरिंग लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई नहीं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सारे क्वेश्चन बनाने तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके फिर